रूप से जो हमारा नियोजन है वो नियोजन पूरी तरह डेरेल हो जाएगा। होता क्या है, मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूं, आम आदमी की भाषा में मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। उसको लगता है हम जाकर के घोषणा करते हैं, आई फॉर वन, मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में कहता हूं, मैं कहीं जाता हूं, मैं कहता हूं मैंने फला काम के लिए 10 करोड़ रुपया आपको सैंक्शन करा दिया। एक्सचेकर के पास 2 करोड़ रुपए भी नहीं है जी, उसका जो है हम लोगों ने एक शासनादेश जारी कर दिया और एक टोकन प्रोविजन उसके अंदर कर दिया जी। अब होता क्या है कि वो काम 10 सालों तक पूरा नहीं होता है। लिहाजा जो कॉस्ट एस्केलेशन मार्केट फोर्स से ही तो अपना काम करते हैं। धीरे धीरे जो 5,000 रुपए के इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। अगर मैं नौकरी करता हूं और 8 घंटे की शिफ्ट में मुझे कोई काम करने का जिम्मा दिया जाता है और मैं 16 घंटे लगाता हूं, तो इसका जिम्मेदार मैं हूं। सरकार अगर प्लान करती है कि साहब प्लांट एक्सपेंडिचर है, 5 किलोमीटर सड़क मैं 1 हफ्ते में बनाऊंगा, और अगर नहीं बनी और कॉस्ट बढ़ गई तो उसकी जिम्मेदार भी सरकार की है, और इसी में भ्रष्टाचार का खेल देखा जाता है। हीरा सिंह बिष्ट जी, मैं सही कह रहा हूं? हीरा सिंह बिष्ट जी, सही कह रहा हूं मैं? निश्चित रूप से समय अवधि में काम पूरा न होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। प्लान एक्सपेंडिचर वो बढ़ेगा, निश्चित से बढ़ेगा और वो सीमा से बाहर चला जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपने की है, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हम राज्य के संसाधनों का सही उपयोग करें, वो सही उपयोग हम नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि बद अधिनियम 1980 की वजह से विकास के काम रुक जाते हैं और हमारा एक्सपेंडिचर जो है विकास का वो बढ़ता चला जाता है। समय सीमा में हम लोग काम नहीं कर पाते, हम नदियों का उपयोग नहीं कर पा रहे। जल विद्युत परियोजनाओं पे 80% खर्च हो गया, वो रोक दी गई है। हम नदियों के खनन का काम कानूनन रूप से नहीं कर पा रहे। हम पर्यटन का विकास जो गति देनी चाहिए थी नहीं दे पा रहे। इन कामों पर ध्यान देना पड़ेगा और बहुगुणा जी इस काम में तेजी कर रहे हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आता, एक एसपी अगर किसी से कहे कि साहब इस जिले की कानून व्यवस्था पर ध्यान देना पड़ेगा, अरे देना पड़ेगा क्या, दो ना यार। जेब कतरे बढ़ते जा रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, चोरी छिनैती होती जा रही है, और आप चाहिए, अरे किसने रोका है, कीजिए ना। हीरा सिंह जी और हीरा सिंह जी और मुन्ना सिंह चौहान जी, आप जो बात कह रहे, मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। हीरा सिंह जी, एक तरीके की परियोजना भी बनाएंगे तो सेंटर से अनुमोदन लेना पड़ेगा। हीरा सिंह जी, मैं उत्तर प्रदेश केंद्र के अधीन या वन पर्यावरण विभाग के अधीन हम लोग हैं। हम जो चाहते हैं एकदम नहीं हो सकता, हम प्रयास करते हैं उसमें, ठीक बात सरकार कर भी रही। हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाकर यही कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो तो काफी दिल्ली ही रहते हैं, वो तो देहरादून कम दिल्ली ज्यादा रहते हैं। आप दिल्ली से आएंगे तो दिल्ली में ही रहेंगे ना। वो काफी बात कर लीजिए, वो काफी अमिताभ जी की बात सुन लीजिए। वो काफी प्रयास कर रहे हैं और दिल्ली में काफी समय दे रहे हैं। विजय जी ज्यादातर दिल्ली रहते हैं, देहरादून वाले कहते हैं कि वो दिल्ली ज्यादा रहते हैं। अमिताभ जी मैं नहीं, वो कह रहे हैं नहीं, आप उसको अन्यथा ले रहे। ये हमारे यहाँ तो एक अपोजिशन की आवाज है कि हमने विरोध करना ही करना है, कोई अच्छा काम जो का तो विरोध करना है। अगर गैरसैंण राजधानी की बात करते हैं तो भी कहते हैं हम अपोजिशन में नहीं है आपके, हमको भी सुन लीजिए। अरे हम जनता है, जनता को सुन लीजिए भाई साहब। दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री जी को विद्युत मंत्री को मिले। हीरा सिंह जी, अगर उत्तराखंड में विद्युत परियोजना। हीरा सिंह जी, मैं आपकी बात को और प्रभावी ढंग से ऊंची आवाज में रिपीट कर देता हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं, हीरा सिंह जी ये कहना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में प्रधानमंत्री, बिजली मंत्री, सड़क मंत्री, टेक्सटाइल मंत्री सबसे मिलकर उत्तराखंड के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं, यही ना, ये कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल। बस अब मैं बोलूं, मैंने आपकी बात को रिपीट कर दिया अच्छे शब्दों में, थोड़ा सुगठित ढंग से, जिससे जनता उसको समझ ले। ठीक है ना? अब मैं बोलूं, कुछ बातें मुन्ना सिंह चौहान ने कही, कुछ बातें आपने कही। पहले अर्थशास्त्र की बात, लोकतंत्र में नौकरी का दबाव होता है, लेकिन वह उसका एक विकल्प है। आप अगर विकास का रास्ता खोल दें तो लोग सरकारी नौकरी के लिए मारामारी नहीं करेंगे, लेकिन जब चूंकि और सब जगह अंधकार होता है तो वो कहते सिपाही में भर्ती करो, नहीं तो पटवारी बनाओ हमको, तब वो विधायक को पकड़ते हैं। इसका मतलब आप विकास नहीं हो रहा, इसलिए ज्यादा संकट उन राज्यों में पैदा होता है नेताओं पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। दूसरी बात, जब सूबा चलाना, देश चलाना और अपना घर चलाना बराबर है महाराज हीरा सिंह जी। जब
आप राजा की तरह व्यवहार करेंगे उस पैसे के साथ, तो यही दुर्दशा होगी जो हो रही है। कोई सूबा हो, सवाल उत्तराखंड का नहीं। और तीसरी बात, वन विभाग की बात आपने कही कि हमें बार बार हाथ बंधे हैं हमारे, ये बात बार बार उठती है। हिमाचल प्रदेश ने अपना एक रास्ता तय किया। उसने ये तय किया पहले दिन बैठकर कि हमको क्या चीज बेच पाएंगे, हम हमारी यूएसपी क्या होगी, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होगा हमारा। उत्तराखंड आज तक डोल ड्रम में फंसा रहा, 12 बरस हो गए, 12 बरस का बच्चा हो गया, पता नहीं करना क्या चाहता है कि इसका नाम क्या रखें। हिमाचल प्रदेश वह भी ऐसी ही प्राकृतिक स्थितियों में है, लेकिन उसने पर्यटन और हॉर्टिकल्चर दो को यूएसपी चुना और अपने पैरों पर आगे बढ़ा। उत्तराखंड ने कहा ऊर्जा प्रदेश, तो बत्ती गुल हो गई उसकी। सवाल यह है कि आपने कोई क्या रास्ता चुन पाए। आप पॉलिटिकल लीडरशिप का काम क्या है? सड़क पर खुदाई तो करनी नहीं नेताओं को। नेताओं का काम है विजन देना। क्या विजन दिया उत्तराखंड में? नहीं दिया। मैंने हिमाचल का उदाहरण रखा ना सामने। नहीं, हिमाचल में उत्तराखंड में अंतर है। हिमाचल 10 साल केंद्र के अधीन रहा, केंद्र शासित रहा हिमाचल। जब आप तो ऐसे केवल विकास हुआ, राजनीति नहीं हुई। हीरा सिंह जी, पाकिस्तान में तो नहीं है ना उत्तराखंड जी। मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए महाराज। मैं समझ रहा हूँ, नहीं समझ हिमाचल शासित 10 साल रहा, उसको अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिला। योजनाएं क्रियान्वित तेजी से हुई है। हमारा उत्तराखंड की परिस्थितियां थोड़ा भिन्न है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ करना नहीं चाह रहे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। तो मैंने कहा ही नहीं भाई, आप सारा दोष अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? थोड़ा मुन्ना सिंह जी की ओर ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप दोनों सरकार में रहे हैं भाई, आप सारा कर्ज अपने सर क्यों ले लिए? आप सारा कर्ज अपने सिर मत लो। जी मुन्ना सिंह जी प्लीज बोलिए। हाँ अमिताभ जी, मैं पिछली सरकार की तरफ जाऊंगा तो कहेंगे आप बीजेपी पर इशारा कर रहे हैं। फिर आप ये भी कह देंगे कि बीजेपी पे मत जाइए। जो बीजेपी ने 5 साल किया इस प्रदेश को पीछे धकेला, वो फिर कहेंगे तब रखेंगे राजनीति। नहीं, मैं तो दोनों को कह रहा हूँ कि दोनों ने ढकेला मिलके। मैं तो कह रहा हूँ दोनों ने ढलान पर गाड़ी लाके साथ धक्का लगाया। जी गाड़ी नीचे अमिताभ जी, अतुल जी ने बहुत जैसा प्रारंभ में ही कहा था, मैं इस डिबेट को दलगत डिबेट नहीं बनाना चाहता। हाँ। मेरी कोई रुचि नहीं है, नहीं तो सारा पर्पज डिफीट हो जाएगा। हाँ। सच्चाई यह है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सरकारी सेक्टर में रोजगार या सरकारी नौकरियां, सरकारी नौकरियां निश्चित रूप से इस प्रदेश के जो एक्सचेकर पर है, यहां के जो संसाधनों पर एक बड़ा भारी दबाव है। इस हकीकत को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अमिताभ जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, मैं उसको रिवर्ट बैक करता हूं कि एम्प्लॉयमेंट केवल सरकारी नौकरी नहीं हो सकता। जो तमाम सारे दूसरे एरियाज हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हम विकास के ऐसे मॉडल की तरफ जाएं जहां लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं, चाहे हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में हो, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर के उस दिशा में जो एक तरीके से थ्रस्ट एरियाज को आइडेंटिफाई करके, कोर एरियाज को आइडेंटिफाई करके, और जिसे मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं कि कंसर्टेड एफर्ट्स, एक बिल्कुल लक्ष्य निर्धारित करके उन एरियाज को टारगेट किया जाना चाहिए था, उसमें कंसर्टेड एफर्ट्स होने चाहिए थे। वो नहीं हुए। इस बात को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं। मुन्ना सिंह जी, लोगों ने जिनके पास विजन था, उन्होंने नारियल को मंदिर से प्रसाद से जोड़कर दक्षिण की अर्थव्यवस्था बदल दी। जिनके पास विजन था, मैं आपको हिमाचल प्रदेश की टोपी देख लीजिए। विजन होना चाहिए, दृष्टिकोण नहीं। विजन तो आपस में लड़ने का, और थोड़ा बहुत समय मिला तो सरकारी विमान लेके घूम लेने का। हिमाचली टोपी 834 करोड़ रुपए सालाना का धंधा करती है। बात आप कहने जा रहे हैं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। मैं आपके सामने जेएनके का उदाहरण दे रहा हूं। उन्होंने श्राइन बोर्ड बना करके उसी धार्मिक पर्यटन को, उसी पिलग्रिमेज को, उसे स्वरोजगार का एक जरिया बनाने की कोशिश की। तो इस तरीके के जो काम है वो संभवतः अभी तक हम अपने राज्य में नहीं कर पाए। और जो कि निश्चित रूप से एक सुखद परिस्थिति नहीं है। ठीक बात। लेकिन आदरणीय हीरा सिंह बिष्ट जी जिस बात को कह रहे हैं,
मुझसे थोड़ा सा असहमत होते हुए ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक मजबूरी अपनी जगह है। पर्यावरण के मुद्दे अपनी जगह हैं। वन और पर्यावरण के सवाल अपनी जगह है। लेकिन वन और पर्यावरण से बाहर भी जो तमाम सारे सवालात है, जिससे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, जिससे हम रिसोर्स जनरेशन का काम कर सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे इंडिजिनस नॉलेज है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे पास, जो परंपरागत खेती है, जो बागवानी है, उसको यदि हम फेस लिफ्ट करने की कोशिश करते, यदि उसमें हम बिल्कुल जो एक जिसे कहते हैं जो परमार, ये बात थोड़ी लंबी और सैद्धांतिक हो रही है। मैं मुन्ना सिंह जी, मैं मूल प्रश्न पे आता हूं। मुझे बताएं, उत्तराखंड के सारे राजनेता मिलकर सामूहिक मेधा का प्रयोग करते हुए, कलेक्टिव विजडम का, इस बात समझाएं कि 12 बरस में उत्तराखंड ने सिंगल यूएसपी क्या तय की अपनी, कि ये हमारे प्रदेश की यूएसपी है, इसको लेके हम आगे जाएंगे। क्या तय की? मैं आपको केवल नेताओं को तोड़ने फोड़ने के अलावा कि साहब इस दल का नेता वहां तोड़ा, इस दल का नेता वहां तोड़ा। मैं बहुत जोर दे करके फिर मैंने कहा कि डिबेट का जो धारा है वो बदल जाएगी, इसलिए मैं दलगत बात न करके एक बात मैं बहुत दृढ़ निश्चय के साथ फिर कहना चाहता हूं कि यहां का नंबर 1 जो जल संसाधन का उसका प्रॉपर विदोहन, यहां का जो खनिज संपदा है उसका प्रॉपर विदोहन, और यहां की जो वन संपदा है उसका प्रॉपर विदोहन, यहां का जो नैसर्गिक सुंदरता है उसका पूरा लाभ उठाने की रणनीति, और यहां का जो सबसे बड़ी बात मैंने कहा ह्यूमन रिसोर्स भी है, जो यहां का पढ़ा लिखा नौजवान है, उसे भी मैं यहां का संसाधन मानता हूं, बड़ा संसाधन मानता हूं। इनको इंटीग्रेट करके ही उत्तराखंड राज्य एक विकसित राज्य और एक रोल मॉडल बन सकता है। मुझे चर्चा का वक्त खत्म हो चुका है, चर्चा का वक्त खत्म हो चुका है। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी प्लीज। अतुल, जहां बहुत तीखी धूप होती है, धरती जलने लगती है, वहां के लोग जानते हैं कि मौसम तो बदल नहीं सकते, भूगोल बदल नहीं सकते, तो वो उस धूप को ही बेच लेते हैं। विंड एनर्जी और सन एनर्जी से, सोलर एनर्जी से। गुजरात में उसका एक उदाहरण है, अभी यहां दूंगा तो लोग कहेंगे मैं नरेंद्र मोदी की वकालत कर रहा हूं, हालांकि दुनिया के तमाम मुल्कों ने उस पर गुजरात सरकार की तारीफ की। नहर पे। वो अद्भुत प्रयोग था। वो कह रहा हूं, और जहां 2400 घंटे 12 मास बर्फ है, दुनिया में ऐसे स्थान है जिन्होंने बर्फ को बेच लिया और आर्थिक तौर पर रीढ़ की हड्डी मजबूत कर ली। आप न बर्फ बेच पाए, न धूप बेच पाए, न जंगल बेच पाए, न शेर बेच पाए, न बद्रीनाथ से रोजगार पैदा कर पाए, न केदारनाथ से कर पाए, न गंगा के मायके से कर पाए, न यमुना के मायके से कर पाए। बहुत अच्छी बात है। 12 बरस हो गए। बहुत अच्छी बात। कापर करूं सिंगार पिया मोरा आंधर रे। क्या करे प्रदेश, कहां जाए? 25,000 करोड़ का कर्ज, 1 करोड़ की आबादी, 23 उत्तर प्रदेश, 23 उत्तराखंड इज इक्वल टू उत्तर प्रदेश आबादी से। इतना छोटा प्रदेश, प्रकृति का भरपूर आनंद जिसके पास, प्रकृति ने दोनों हाथों से जिसको तमाम विरासतें नेमतें सौंपी, वो उत्तराखंड आज अपनी बदहाली के लिए मजबूर है। हम सुन रहे हैं कि जो बच्चा धरती पर आंख खोल रहा है उत्तराखंड की जमीन पर, वो 25,000 रुपए के कर्ज पर है। बस संपादकीय टिप्पणी के बाद हमारे विशेषज्ञों का जो बोलना है वो हमारे शो का फॉर्मेट नहीं है। मैं आप दोनों से गुजारिश कर रहा हूं कि अमिताभ जी की संपादकीय टिप्पणी, बस और कुछ नहीं। अमिताभ जी प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि ये दुख होता है, और मुझसे ज्यादा दुख होना चाहिए उन लोगों को जो लोग वहां के जनप्रतिनिधि हैं। उनको ज्यादा दुख होना चाहिए, उनका प्रदेश है। ठीक बात है। उनके विश्वसनीयता दांव पर लगी है। ये पार्टी का सवाल नहीं, लेकिन बहस जब होती है तो बिना सरकारों को चिन्हित किए बहस भी नहीं जाती आगे। लेकिन उत्तराखंड की जनता को दरअसल दर्द हो रहा है, और उत्तराखंड की जो जनता है वो वोट की चोट कर रही है, और हम उम्मीद करेंगे कि उत्तराखंड की जनता जागती रहे। अभी कुछ चुनाव हुए हैं, वोट की चोट की है। आगामी चुनाव 2014 के बचे हुए हैं, उसमें भी वोट की चोट होगी। सिर्फ वोट उसको दीजिए जो उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंडियों के साथ न्याय कर सके। और आपका जब बच्चा पैदा हो तो 25,000 रुपए का कर्जदार पैदा ना हो, उसको वोट दीजिए जो ये कारनामा कर पाए, जो आपका समुचित विकास कर पाए। नमस्कार।
और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 14 आईएएस और 2 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। देहरादून के डीएम और एसएसपी का तबादला हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। वीआर पुरुषोत्तम बने हैं देहरादून के नए डीएम। इस वक्त की बड़ी खबर। तो बड़ी खबर, उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। प्रमुख सचिव एस राजू बने हैं समाज कल्याण आयुक्त। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 14 आईएएस और 2 आईपीएस अफसरों के